This the screen? Uh, Yes, sir, Yes, sir. okay. Yes, sir. शुरू करूं मैडम सेशन? Yes, sir. Yes. Good morning, all of you. Now we have with us Dr. Ashish Linge, sir, once again. Today he will continue with his previous talk that is on questionnaires and scheduling. I request you, sir, to please start your session. Okay. शुरू करूं मैडम ये सेशन? Yes, sir. Yes, please. Okay. Good morning, everyone. We'll continue our discussions with the same topic that we initiated in the last session, designing questionnaire and schedule. So we'll quickly take a look over curriculum. So this is on cards for discussions. तो लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में चर्चा की थी और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सोर्सेस है सेकेंडरी डेटा के लिटरेचर रिव्यू के वो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन के साथ चर्चा की थी और लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिजाइनिंग क्वेश्चनर और शेड्यूल इसके ऊपर चर्चा भी शुरू कर दी थी और क्वेश्चनर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोगों ने जान लिया था। अभी डिजाइनिंग का जो पार्ट है क्वेश्चनर डिजाइनिंग का वो थोड़ा रह गया था, वो कवर कर लेते हैं और आज हम ये वाले टॉपिक की भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ डेटा। तो मैं मेरे डिस्कशन से यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, हाउ टू डिजाइन क्वेश्चनर। और जैसे लास्ट लेक्चर में चर्चा भी हो रही सर में जनरल लोग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट या फिर डेटा कलेक्शन टूल जिसको क्वेश्चनर कहते हैं वो डिजाइन करते हैं और क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करके हम लोग हमारा डेटा जो है वो जनरेट करते हैं और उसको सबसे करके डेटा एक स्टेप मानी जाती है। Yes, yes. My voice is breaking. Yes, sir, little bit. Just a moment. Sir, not audible. शायद नेटवर्क में शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ मैडम, यहाँ थोड़ा Sir, now it's fine. इशू है। आता ठीक येतोय सर आवाज. मैं कंटिन्यू करता है। ओके ओके. तो क्वेश्चनर डिजाइनिंग ये थोड़ी सेंसिटिव स्टेप मानी जाती है रिसर्च के प्रोसेस में, क्योंकि क्वेश्चनर ये एक हमारा टूल है कि विद द हेल्प ऑफ विच वी जनरली ट्राई टू गैदर द रिक्वायर्ड डेटा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड डेटा, कि हर रिसर्च प्रोजेक्ट की अपनी डेटा रिक्वायरमेंट्स होती है और वो डेटा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं और सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में हमारा इंस्ट्रूमेंट यानी क्वेश्चनर होता है और क्वेश्चनर ही डिसाइड करेगा कि हम क्या डेटा और कौन से सेंस में डेटा जनरेट कर रहे हैं जो सब्सिक्वेंटली हम लोगों को जिसका एनालिसिस करना है। अच्छा, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? हाँ, अभी चैट बॉक्स में मैंने कुछ मैसेज देखा कि वॉइस ब्रेक। ओके, तो क्वेश्चनर डिजाइनिंग के सेंस में हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, जिसमें स्टेप नंबर 1 था असेसिंग डेटा रिक्वायरमेंट नीड्स। सो असेस योर डेटा रिक्वायरमेंट, और इस पर्टिकुलर सेंस में हमने कुछ डिस्कशंस किए थे और इस सेंस में मैंने वेरिएबल्स यानी क्या ये समझाया था। और आपको मालूम है अभी वेरिएबल्स हम लोगों को लिस्ट ऑफ वेरिएबल पहले जनरेट करनी होगी और जब तक ये ग्राउंड वर्क आपका तैयार नहीं हो जाएगा तब तक आपका क्वेश्चनर बन नहीं पाएगा। तो एट द आउटसेट हम लोगों को वेरिएबल की लिस्ट तैयार करनी होगी और वेरिएबल की डेफिनेशन जो हमने लास्ट सेशन में देखी थी, वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज चेंजिंग विद रेफरेंस टू सम कॉन्टेक्स्ट। और इस पर्टिकुलर सेंस में इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट टू रेस्पोंडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, शायद रेस्पोंडेंट का इनकम हो सकता है, रेस्पोंडेंट की हाइट, वेट वगैरह जो भी आपके
वेरिएबल्स होते हैं, हम लोग स्टडी टू स्टडी ये डिफर भी करते हैं. तो इनिशियली वी आर सपोज टू मेक आउट अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सो दैट वी कुड इनकॉर्पोरेट दोस पर्टिकुलर वेरिएबल्स इन आवर क्वेश्चनियर. इसी सेंस में और एक टर्म है जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट. सो देखिए, वेरिएबल्स की लेवल्स होती है, 4 लेवल्स होती है आपके वेरिएबल्स की, जिसको नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो कहते हैं. नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो. अभी यहाँ पे जो डेटा जनरेट होता है पहले 2 में, ये लेवल्स है. हाँ, यहाँ पे जो डेटा जनरेट होता है वो क्वालिटेटिव नेचर का होता है. क्वालिटेटिव नॉन न्यूमेरिक यू कैन से, जहाँ पे नंबर में डेटा जनरेट नहीं होगा. और यहाँ पे जो हाइपोथेसिस की टेस्ट हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, ये मोस्टली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम एडमिनिस्टर करते हैं. और ये जो है, ये हम लोगों को क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इनको कहते हैं, या क्वांटिटेटिव सेंस में हम लोगों को डेटा जनरेट करके देगा. क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक डेटा, नंबर में डेटा जनरेट होगा. और इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे जनरली हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं. और पैरामेट्रिक यानी टी टेस्ट, जेड टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा, ये जो आपको सुन के मालूम है, इनको पैरामेट्रिक टेस्ट कहा जाता है. नॉन पैरामेट्रिक में फिर काई स्क्वायर या फिर विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट हो गया, मैनविट-न्यू टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस, ये बहुत ही कॉमन से नॉन पैरामेट्रिक के टेस्ट है. तो मैं ये समझा रहा था कि हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस तैयार किए हैं, इसमें कौन से वेरिएबल्स हम लोगों ने कंसिडर किए हुए हैं जब सिनॉप्सिस तैयार किया था, और वो पर्टिकुलर वेरिएबल कौन से लेवल के हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएबल्स आर टिपिकली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. पर उसी सेंस में हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी होते हैं जिसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कहते हैं. कैटेगोरिकल नॉन न्यूमेरिक. कैटेगोरिकल का मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, okay, if suppose you are asking what is your gender, or and you are providing your respondents with 2 choices, male and female, so this type of question is typically your categorical or your MCQ type question. Now, even you ask age, education, marital status, area of residence, occupation, all these are typically presented using MCQ type. So MCQs are typically your nominal level questions. तो नॉमिनल को ही हम लोग MCQ टाइप या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कहते हैं. और यहाँ पे जैसे आपने जेंडर पूछा है, तो जेंडर में आप ऑप्शंस दोगे ना, व्हाट इज योर जेंडर, और यहाँ आपने ऑप्शन दिया है, इफ सपोज ऑप्शन ए इज मेल एंड ऑप्शन बी इज फीमेल. So these two are considered, this is variable, gender is a variable, but it is a categorical variable. Okay, and male female are considered as categorical choices. या statistics के सेंस में इनको levels कहते हैं. And these are typically considered as your attributes. So you need to take into consideration what all variables and what types of variables you are operating on. जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स में लिखा है. तो जैसे मैंने आपको बताया, 4 लेवल्स है, जिसमें पहला लेवल होता है नॉमिनल, जिसको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कहते हैं, या इनको यहाँ से जो डेटा जनरेट होगा वो काउंट्स के फॉर्म में जनरेट होगा. काउंट्स है क्या, इवेंचुअली आप अगर 500 लोगों का सर्वे कर रहे हैं तो 500 में से मेल कितने और फीमेल कितने, यू आर काउंटिंग. Okay, the categorical choices, the responses you can say. Ordinal जो है, it is considered as your rank order variables. और आपने कहीं ऑब्जेक्टिव्स में प्रेफरेंसेस, पॉपुलैरिटी, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया है टू इवैल्यूएट द प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स. इफ सपोज
then that time around we need to frame questions using ordinal, that is a rank order. Just to simplify the thing, एक specimen question लेते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि what is meant by ordinal scale question. If suppose मुझे नागपुर में ऑनलाइन शॉपर्स का सर्वे करना है और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि काइंडली रैंक the following online shoppers. According to your preferences. और एक नोट दे देंगे आप, rank 1 should be the best preference and rank 4, if suppose 4 वेबसाइट्स ले रहे हैं हम लोग, तो rank 4 for least preferred. तो इस तरफ मैं ऑनलाइन शॉपर्स के नाम दे रहा हूं जिसमें मैं कंसीडर कर रहा हूं सपोज Amazon, फ्लिपकार्ट या eBay या जैबोंग. ये सपोज ये 4 वेबसाइट्स में कंसीडर कर रहा हूँ और अभी मैं मेरे रेस्पोंडेंट को कह रहा हूँ कि रैंक देम. ओके, तो हो सकता है पहला रेस्पोंडेंट अकॉर्डिंग टू हिम रैंक फ्लिपकार्ट इज द मोस्ट प्रेफर्ड शॉपिंग साइट फॉर हिम, followed by Amazon and then Jabong and then eBay. So over here data is generated in terms of ranks, and if data is generated in this particular sense, we say that a variable is ordinal variable. So you need to check कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस में आपने कौन से सेंस में आपके ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए हुए हैं. इंटरवल रेशो आई एम गेटिंग ऑन टू इट. सो एट्रीब्यूट दैट आई टोल्ड यू, और वेरिएबल्स जो है जैसे मैं बता रहा था, दे आर क्वांटिटेटिवली और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, बट एट्रीब्यूट्स आर क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल चॉइसेस यू कैन से. देन द थर्ड टर्म इन लाइन इज फैक्टर एंड कंस्ट्रक्ट. दोनों एक साथ ही समझा रहा हूं मैं. विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्ट फर्स्ट. कंस्ट्रक्ट्स आर कंपोजिट टर्म्स. इंपॉर्टेंटली, these are composite terms. Rather, these are behavioral traits. Which are measured indirectly. ये क्या है मैं समझा रहा हूं. Okay, we need to identify what all constructs we are dealing with. अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो there are very chances कि we are measuring some abstract concepts which are considered as constructs. So these are composite terms which are made up of several statements, items or indicators you can say, and these are typically the behavioral traits like awareness, attitude, satisfaction, loyalty, technology, acceptance, usage, behavior, intention to buy, and so many. Even service quality, work-life balance, emotional intelligence. All these are the examples, even job stress. All these are the examples of your constructs. And many a times you might have realized that कि जो कोई भी आप में से सर्वे कर रहे हैं, you might have taken up few issues which I have just enumerated now. So these abstract concepts are typically considered as construct. If suppose I wish to measure the occupational stress of employees working in IT industry in Nagpur, if suppose. So over here, IT industry is my area of interest, you can say, or the sector or the industry which I have identified. Employees working in IT industry are considered as a target groups, and occupational stress is typically considered as our variable, and in this particular sense, we can say that it has a construct. Because you can't simply ask a blunt question in your questionnaire, what is your stress level? You can't ask this question. You wish to measure job stress, but you can't directly ask what is your job stress level. You need to measure it. You need to measure it with the help of several items and indicators, which are typically contributing in measuring job stress.
Similarly, if you wish to measure satisfaction, okay, so you can't bluntly ask you what is your satisfaction level. Typically, you will have to measure satisfaction on several parameters. If suppose Preeti ma'am wish to measure satisfaction level towards your this pre-PhD ongoing coursework, so Preeti madam can't ask you ki, what is your satisfaction level bluntly. Right? Preeti madam has to give several parameters like what is your satisfaction level with regard to the knowledge of the resource persons, and you need to rate it like 1, 2, 3, 4, 5. 1 stands for very poor, then 2 stands for poor, 3 stands for average, 4 stands for good, and 5 stands for very good. So this way we will have to frame the questions taking into consideration several parameters which are contributing in measuring satisfaction. So knowledge of resource persons is possibly the one of the parameters, like satisfaction towards the content of the workshop, satisfaction towards the duration of the workshop, the satisfaction towards the mode, online, offline. So there are several parameters on the basis of which you can measure this particular behavioral trait. So these behavioral traits are typically the examples of constructs. And in this, you will have to identify the items and indicators typically considered as the statements with the help of which you can measure the defined construct. I'm showing you a few examples. So construct is basically a composite term that I told you. It is a group of factors or attributes or variables, you can say, and they are measured with the help of multiple attributes or multiple statements. So construct is a variable with no physical being. They are measured indirectly. So these are a few examples: customer satisfaction, buyer preferences, employee occupational stress, company HR policies, working on work-life balance, customer perception, motivation, attitude, environment, moral, work culture. All these are the typical examples which we typically take up to conduct our research studies. Now important thing over here is key, after referring to your objectives, hypothesis, and title statement, you need to identify, like if suppose writing title you have mentioned the term the analysis of online shoppers behavior, okay, with specific reference to college students in Nagpur city. This is your title. So in this you have mentioned online shopping behavior. So this become a case of your construct. And now you know very well that behavior is made up of several such constructs. So your behavior could be considered as your higher order construct, which is again a very, very broad term, which is made up of several constructs. Like while measuring online shopping behavior of the college going students in Nagpur city, you need to identify which all behavioral issues you wish to explore, like attitude, satisfaction, experience of online shopping. There is many: intention to buy through online mode, then what we can say, the social pressure, then technology acceptance. So many things are there that you can measure with reference to online shopping behavior. So all this becomes your constructs. So you need to identify what have you written in specific sense in your statements of objectives and hypotheses. And accordingly, you need to make a list of those particular constructs and variables. So this is considered as the operationalization of variables. You need to prepare a list, and subsequently, the next immediate question will be how to measure this. And I am getting onto it now. But before that, we'll just try to understand what is a construct. Means construct definition I have already told you, but still we will see some real life examples. So these are a few examples like emotional intelligence, stress, work-life balance, attitude, work culture, perception, motivation, satisfaction, self-esteem, personality, organizational commitment, communication skills, academic skill, premarital attitude, and so many are there that we generally explore while conducting our research study, including your awareness, knowledge, and so many. Now, so I'm now showing you some examples. Like a research scholar wishes to study work culture prevailing in one particular organization. And in this particular work, in this particular construct, this is the case of construct. And now while defining work culture, the research scholar has identified two factors.
Individual performance, this is factor number one, and organization structure. And work culture, as far as my knowledge goes, it is made up of 6 to 7 different factors. And now, again, factor is a group of similar variables. Okay, and these are our statements. And each statement we are measuring on a continuum. And this continuum is typically, it is a 5-point Likert scale you might have heard of. Likert scale you might have heard of 3.5, 0.7, 0.9, 0.11, point and all. So we need to define the scale at which we wish to measure the defined items. And at the same time, we need to take decisions on how many items. These are the items. These are statements or item. And now we need to take a decision to measure this particular factor, how many such items will be required and which particular those items will be. So we need to identify this, and then and only then we'll be able to prepare our scale. This is a scale of work culture, and scale is nothing but your questionnaire. Okay. So let me show you how to identify your variables and constructs referring to your objectives and hypothesis statement. So this is the topic, problems and prospects of human development in organized retailing is suppose. Okay, now these are 4 objectives. मैंने 4 लिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं शायद, but just for the sake of example. Now the first objective is to examine the magnitude of morale of the workforce. So in this particular sense, you can easily identify morale we wish to measure, means the research scholar wish to measure, and morale is a variable, but morale cannot be measured directly. So it will be measured indirectly. So we can say that this is our construct number 1. Then we are on to objective number 2, to compare wages. So of course, one of the questions in your questionnaire will be, what are your weekly wages or monthly wages, whatever the prevailing practices are there in the organization. So you need to measure, and you can directly measure this now. What are your wages, weekly wages? This is direct question, and there is very possibility you will get direct answer. Ki my weekly wages are this much rupees. Okay, so this is directly measured. And this is, with only one question, we can measure this variable. So this is a case of your direct measurement, that is variable. But over here, morale is indirect measurement, and morale is a construct that we wish to measure. So this is construct 1, this is variable 1, wages. Then we are on to the next one, to examine occupational stress of the workforce. So again, it is an indirect measurement, and this is construct. So this is our C2. Then to examine the health hazards. So health is again a construct, and health is again made up of several parameters, like physical health is there and mental health is also there. So you wish to decide कि जिसको हम ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं कि हाउ विल यू मेजर हेल्थ एंड विच पर्टिकुलर हेल्थ पैरामीटर्स यू विल कंसीडर, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ. And then in physical health, what are health parameters you will be considering and measuring, like उसकी height, weight, body structure and all, ये सब measure कर रहे हैं आप फिजिकल में. उसकी eyesight हो गई and all, उसको बीपी है क्या, शुगर है क्या, ये हो गए आपके फिजिकल हेल्थ के पैरामीटर्स. और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ, जैसे स्ट्रेस लेवल. तो आप एग्जैक्टली हेल्थ मेजर करते वक्त क्या मेजर करने वाले हो? So again, in this particular sense, health will be considered as our higher order construct, in which we could have 2 factors like your physical health and mental health. And in again, those you will be preparing a separate list. What all criteria or what all attributes of physical health you will be measuring, and what all attributes under mental health you will be measuring. So this way we need to prepare a composite list, what we wish to measure and what are the data requirements of our study. So on a simple piece of paper, you are supposed to do this framework. Then and only then you will be able to prepare your question taking into consideration all these constructs and variables. Okay. Now I am proceeding further. कुछ क्वेश्चंस है तो ले लेते हैं क्विकली कंस्ट्रक्ट को लेके और फिर आगे बढ़ते हैं. Any questions, please? थोड़ा सा आपको कुछ मेरे क्वेश्चनर्स दिखा देता हूँ. कुछ क्वेश्चंस है, यस नो क्विक. Participants, if there are no questions, kindly let us know so that sir can move forward. सर एक्चुअली सर ये जो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सर्वे हम ह्यूमैनिटी और अदर सब इसके लिए
मार्केटिंग के लिए वगैरह। मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ तो मुझे फील्ड में जाना पड़ता है, मैंने जंगल पहाड़ में, और वहाँ से जाके सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। तो इन दैट केस फिर मेरे वेरिएबल्स और मेरे डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि मेरा फिजिकल ये रहेगा, लोगों से कांटेक्ट नहीं है मेरा, लोगों से कोई लेना देना नहीं उससे, हाँ मटेरियल साइंस है। हाँ। तो उस केस में फिर मेरी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी? नहीं, आप शायद एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है फील्ड में जाके, तो अगेन आपको ऑपरेशनलाइजेशन तो करना होगा ना कि वहां पे नो जाके सर, आपको एक्सपेरिमेंट डेटा नहीं क्या कर रही, कलेक्ट। नहीं सर, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पर हम्म। बाहर जाके सैंपल कलेक्ट करना है। सैंपल जो किस है चीज के मटेरियल सैंपल्स? सैंपल है, रॉक किस है, चीज के? और मिनरल है, रॉक है। अच्छा अच्छा, नहीं उस पर्टिकुलर सेंस में ये सब नहीं डिस्कस हो रहा है। ये तो सर्वे बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उस पे क्वेश्चनर डिजाइन जो होता है उसके बारे में ये चर्चा हो रही है। तो कंस्ट्रक्ट आपके सेंस में ये रॉक में वगैरह कंस्ट्रक्ट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बिहेवियरल ट्रेट्स मेजर करने के लिए यूज होता है। मैं आपको थोड़ा सा मेरे कुछ क्वेश्चनर्स दिखा देता हूँ सो दैट सर आपको जैसे समझ। सर हाँ जैसे हाँ, हम बोलिए मैम। फिजिक्स वाले हैं, हमारा तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड रहता है सब कुछ, तो हाँ, हमें तो ये यूज तो करना ही नहीं पड़ेगा ना, ये क्वेश्चनेयर टूल तो यूज ही नहीं नहीं होगा नहीं ना। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं नहीं। हाँ ये सर्वे बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए है। ये सिलेबस में है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। सर क्वेश्चन आयर में जब हम किसी स्केल को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल मेरा सोशल इकोनॉमिकल स्केल कुप्पा स्वामी स्केल है, तो हमें एज इट हाँ इज स्केल को ऐड करना रहता है, क्या हम उसमें थोड़े से क्वेश्चन बिल्डअप करके ऐड कर सकते हैं अपने आइडियाज में? ठीक है ना। आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की किसकी स्केल यूज कर रहे हैं, पारिक की? नहीं सर, कुप्पा स्वामी। अच्छा, कुप्पू स्वामी। हाँ ठीक है, वो कुप्पू स्वामी की आपको अर्बन रूरल एक बार चेक करना होगा सर। और कुप्पू स्वामी में आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं, आप कर सकते हैं, पर उसको फिर से आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा, उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग वो कर सकते हैं सर आप। ओके, थैंक यू सर। मॉडिफिकेशन इज अलाउड, पर स्टैंडर्डाइज स्केल जो होती है ना, उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका होता है, पर आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, बहुत बार करना भी होता है, तो वो आप कर सकते हो। आपने जितने भी वहां से क्वेश्चंस लिए हैं उसको साइटेशंस दे देंगे आप क्वेश्चन में, वो दिखा भी रहा हूं मैं कि वो कैसे करते हैं। और आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग उसकी करनी होगी, और मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चन डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट होने के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर मैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग की बात करूंगा, तो उस वक्त फिर से ही चर्चा होगी ही इसकी। ओके और सर। आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो आपका बेसिक क्वेश्चन था। जी, थैंक यू सर। मैं एक क्वेश्चनर दिखा रहा हूँ, ये मेरा ही क्वेश्चनर है फिलहाल जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके, ये यूपीआई पेमेंट एप्स को लेके है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। और इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने शुरू में कुछ प्रोफाइल क्वेश्चंस पूछे, नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट, रेसिडेंस या सिटी, उसके बाद जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, हाउस होल्ड इनकम, ये सब जो दिख रहे हैं आपको एमसीक्यू टाइप, ये इसको प्रोफाइल क्वेश्चंस हम लोग कहते हैं। ये होता है हमारे नॉमिनल लेवल के वेरिएबल्स। कि यहाँ पे भी आप देखेंगे एबीसीडी है, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल पेमेंट ऐप, तो यहाँ पे फिर से एमसीक्यू दिया हुआ है। तो अगेन दिस इज ए नॉमिनल काइंड ऑफ थिंग। और इसके बाद मैं यूटीए यूटी मॉडल और टैम, आपने शायद सुना होगा, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल, और यूटीए यूटी मॉडल 2 एक्सटेंडेड थियरी जिसको कहते हैं, वो मैं यूज कर रहा हूँ। उसमें जो कंस्ट्रक्ट्स डिफाइन किए गए हैं, नाउ दिस इज माय C1, this is my construct number 1, performance expectancy, and in this I have identified these statements 1 2 3 4, and I am measuring all these 4 statements on this 5-point Likert scale, that is strongly disagree, disagree neutral, agree strongly, agree. Okay, so you need to identify these statements, and from where we will identify these statements, of course literature review. तो आप लिटरेचर सर्वे करके जो पेपर्स डाउनलोड कर रहे हैं उसमें ये स्टेटमेंट्स आपको मिल जाते हैं। बहुत बार अनेक्स्चर में होते हैं ये, या फिर बहुत बार जहाँ पे रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग का लिखा होता है ना, वहाँ पे एक टेबल होता है, आइटम्स, मीन और एसडी। मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरा ये एक पेपर है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। आप देख रहे हैं, जैसे मैं पहले कंस्ट्रक्ट्स दिखा देता हूँ। सो मेनी कंस्ट्रक्ट्स आई हैव बीन मेजरिंग ओवर हियर, दिस इज माय C2 effort expectancy, and these are all the statements which I have used in my questionnaire, and these are
again measured on 5-point Likert scale. As you can see, so many constructs I have been measuring here. Then facilitating conditions, hedonic motivation, pursued risk. All these are the examples of constructs: behavioral intention, use behavior, pursued usefulness, then pursued ease of use, attitude. So all these about 9 constructs I have measured in this particular paper. Okay, and now I am showing कि ये स्टेटमेंट्स कहाँ से आएंगे. मैं थोड़ा सा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, पेपर ढूंढ लेता हूँ जहां से मैंने ये स्टेटमेंट्स लिए हैं, एंड देन आई विल बी शोइंग. लेट मी चेक. Okay. Okay, this Scopus base paper is with me. Okay, I'm sharing my screen with you now. So I'm showing you this particular paper which is published in Scopus. Okay, this is about drivers and inhibitors for digital payment adoption using the cashless society readiness adoption model in Malaysia. Elsewhere का है ये, you know very well, Scopus का ही है ये. और इसमें आप देखेंगे, this is the conceptual framework और model under testing. Structural equation modeling का है ये, conceptual framework जिसको कहते हैं. और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ease of use. All these are the cases of construct. Ease of use, then pursued usefulness, optimism, innovativeness, lack of awareness, then cashless readiness, intrinsic motivation, adoption, and then risk. All these are the 8 constructs under consideration. So we need to identify which are all constructs, and now we will check how all these constructs were measured. These are the demographic profiles, जिसको हम nominal scale के variables कहते हैं, which are reported over here. Gender, age, education, income level, and all. And these are the constructs. Ease of use, and in ease of use, this is construct number 1, and these 3 items are included. Means this particular scale of ease of use is made up of 3 different indicators. Okay, and these are respective factor loadings. So ये 3 statements में मुझे जो better लग रहे हैं, I will copy and paste in my paper, and I will give due citation to this particular paper. Got it? Again, usefulness, this is construct number 2, which is measured with the help of this all indicators. And इसमें से मुझे जो better लग रही है, पूरे के पूरे भी मैं ले सकता हूँ यहाँ से, और उसको मैं citations भी दे दूंगा मेरे पेपर में. और ये कैसे देते हैं, मैंने हाल ही में मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें भी मैंने ये किया हुआ है. मैं देखता हूँ वो पेपर सामने है क्या, तो आई विल शो यू हाउ टू साइट ऑल दिस. ये सब कंस्ट्रक्ट्स में हम लोगों ने आइटम्स और इंडिकेटर्स ये कहाँ से लेते हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. बिकॉज हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में क्या किया है, वी हैव आइडेंटिफाइड कि हम कौन से कंस्ट्रक्ट्स, कौन से वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं. और सेकंड स्टेप में बात यही हो रही है कि हाउ टू मेजर दिस. कंस्ट्रक्ट्स मेजरमेंट के लिए जो आइटम्स लगेंगे, इंडिकेटर्स लगेंगे, वो एलआर का सपोर्ट हम लोगों को लगता है, लिटरेचर रिव्यू. यहाँ से ही आपको ये मिलेंगे. और एक पेपर मेरे ख्याल से मैंने ओपन किया था अभी, उसमें भी होगा ये. इन ऑलमोस्ट एवरी पेपर यू विल गेट दिस. दिस इज टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल का पेपर है ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, और ये सब वेरिएबल्स मेजर किए जा रहे हैं. दिस इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल मॉडल, परस्यूड ईज ऑफ यूज, परस्यूड यूजफुलनेस. और ये मेरे इसमें भी आपने देखा होगा सब, pursued behavior, subjective norm, pursued system capability, then attitude, and then mobile banking adoption. All these are the cases of your constructs: C1, C2, C3, C4, C5, C6, and C7. यानी इस पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी में 7 कंस्ट्रक्ट्स पे काम किया जा रहा है. नाउ इट इज अबाउट कि इनको मेजर कैसे किया गया है. सो दिस इज कंस्ट्रक्ट नंबर 1, सिस्टम कैपेबिलिटी. ओके, इसको मेजर किया गया है. ये आप देख रहे हैं 5 इंडिकेटर्स: system capability 1, system capability 2, system capability 3, 4, and 5. These are the 5 items with the help of which system capabilities are measured. Similarly, attitude is measured with the help of these 4 statements. आपको जो better लगी यहाँ से आप ले सकते हैं. Pursuit, sorry, 5 है यहाँ पे. Then pursuit ease of use, PEOU, ये लगभग 7
स्टेटमेंट से मेजर किया गया है एज यू कैन सी। तो आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हो, इसको साइटेशंस देने होंगे पर। सो इन एवरी पेपर यू विल फाइंड दिस कि हाउ कंस्ट्रक्ट्स आर मेजर्ड, इट इज lucidly mentioned in all the papers and you will have to mention this, okay, otherwise तो फिर आपका पेपर पब्लिश नहीं होगा ना। and then this is about structural equation modeling and all, okay, all these are the validity measures and all. So this is the model which is generated with the help of smart PLS. मेरे भी खुद के भी पेपर है, मैं देखता हूँ मेरा कोई पेपर है क्या, एक स्कोपस वाला पेपर है मेरा, मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट ढूंढ रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। It's recently published in ABDC list. ABDC C category journal में ये publish हुआ था. Let me check where it is. Yes, it is. Let me check where it is. गूगल पे भी है, गूगल स्कॉलर से भी मिल जाएगा वो पेपर। मैं देख रहा हूँ कहाँ से उतर के रहा, गूगल स्कॉलर पे है, वही से डाउनलोड कर लेते हैं। एक मिनट में गूगल स्कॉलर से ही कर लेता हूँ डाउनलोड। ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है मेरा पेपर, ये इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग में है। पीछे बेटा एनालिसिस इम्पैक्ट ये होना चाहिए। Yes, this is my paper which is published in Scopus Index Journal, Imperial Economic Letters। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें attitude is one construct, then pursuit service quality, customer satisfaction, trust, repeat purchase intention, all these were the constructs, and this is how we have measured different constructs. So this is construct number 1, attitude, which is measured with the help of all these statements, as you can see. And I have taken all these statements from different literature. Then pursued service quality, as you can see. With the help of all these indicators, I have measured pursued service quality. So as you can see, we have to report all this. And this is alpha, the Kronspec alpha reliability measure. ये मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में, and how to compute this, ये भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। Now you might have got an idea कि हम लोगों को कंस्ट्रक्ट की लिस्ट पहले तैयार करनी होगी, वेरिएबल की लिस्ट तैयार करनी होगी, and then we need to decide कि हम लोगों को ये मेजर कैसे करना है, and what all items and how many items and which particular items we will have to use for measuring the defined constructs। ये वापस जाते हैं PowerPoint presentation में। So literature review is one of the important activities for designing your questionnaire, you can say. Then apart from that, you may also check the availability of the standardized skills. Okay, आप अगर कुछ constructs measure कर रहे हो, जैसे अभी सर बात कर रहे थे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इट इज अ कंपोजिट कंस्ट्रक्ट, हायर ऑर्डर जिसको कहते हैं, और इसमें सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन ये दोनों है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो इसको मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्डाइज स्केल्स है, जैसे सर ने बात किया था कुप्पुस्वामी की, या फिर गौर की है, पारेख की है, एंड देयर आर सो मेनी अदर स्केल्स एज वेल व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल। लेट मी शो यू। गूगल पे जाते हैं, मैं अभी सिंपल गूगल में जाते हैं हम लोग। ओके, अभी मैं गूगल में हूँ और यहाँ पे मैं
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल ऑफ कुप्पुस्वामी, ये टाइप कर रहा हूं। ओके, लेट अस एंटर। चेक करते हैं, यहाँ पे आपको ये स्केल मिल जाएगी। As you can see, this scale is readily available over here. Okay, इसमें एजुकेशन एक पैरामीटर लिया है और जिसमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं, और रेस्पोंडेंट यहाँ पे फिर टिक मार्क करेगा कि व्हाट इज हिज एजुकेशन लेवल एंड दीज आर द स्कोर्स। फिर इसका नीचे कंपोजिट स्कोर बनेगा। देन सेकंड वेरिएबल इज ऑक्यूपेशन विच इज मेजर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कैटेगोरिकल चॉइसेस, और रेस्पोंडेंट को यहाँ पे टिक मार्क करना है कि उनका स्टैंडिंग क्या है। लाइकवाइज दिस इज कुप्पुस्वामी स्केल। अभी बात ये होती है कि जैसे सर ने सिर्फ कुप्पुस्वामी की बारे में बात किया, मैंने 2-3 और बता दिए कि जैसे गौर की है या फिर उदय पारेख की स्केल है, और भी 1-2 स्केल्स में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की यूज करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत विगरसली कंसल्टेंसी भी करता हूँ क्वेश्चनर डेवलपमेंट की। तो मेरे पास बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं उनके क्वेश्चनर्स को चेक कराने के लिए और अपग्रेड कराने के लिए। तो ये मैं विगरसली करते रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि कौन से स्टैंडर्डाइज स्केल कौन से कंस्ट्रक्ट के लिए अवेलेबल है। पर आपको अगर ये जानना है तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा ना, और लिटरेचर रिव्यू पढ़ते वक्त आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन होता है उसमें मेजर नाम से एक सेक्शन होता है, जैसे मैंने मेरे पेपर में भी दिखाया था। लेट मी चेक वेयर इट इज। ओके, ये मेरा पेपर है और इसमें आप देखेंगे मेथोडोलॉजी का जो सेक्शन होता है, इसमें पहला सेक्शन सैम्पलिंग का और दूसरा मेजर का होता है कि आपने आपके कंस्ट्रक्ट कैसे मेजर किए हैं। जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो ये जो मेजर है इसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा कि कौन सी स्केल स्टैंडर्डाइज स्केल यूज की है क्या, और स्टैंडर्डाइज स्केल किसकी यूज की है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप जिस कंस्ट्रक्ट पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर कौन सी स्टैंडर्डाइज स्केल्स अवेलेबल है, जो आप फिर प्रोक्योर कर सकते हो। बहुत बार तो ये इंटरनेट पे मिल जाती है, पर बहुत बार मिलती भी नहीं है, आपको ये परचेस करनी होती है। मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये बुकलेट की तरह होती है स्टैंडर्डाइज स्किल्स। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ आपको। आप देखेंगे जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपको मेजर करना है तो ये बुकलेट है जिसको हम स्टैंडर्डाइज स्केल कहते हैं। इनको इन्वेंटरी, टेस्ट या फिर स्केल, ऐसे 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये मंगल और मंगल की तो बहुत ही कॉमन है, एडल्ट्स के लिए है। ये एडल्ट्स का इमोशनल इंटेलिजेंस अगर मेजर करना है, और आपको ये स्केल यहाँ पे मिल जाएगी। नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन नाम की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक करना होगा और आपको पोस्टल एड्रेस पे ये कुरियर से आ जाती है। अगेंस्ट मेकिंग पेमेंट जो भी 700-800 रुपीज की फीस है, 1000 रुपए के आसपास कुछ होना चाहिए, तो वो पेमेंट करने के बाद आपके घर में ये आ जाती है बुकलेट के फॉर्म में। आप देख रहे हैं ये प्रोफेशनल कमिटमेंट, अगर आपका कंस्ट्रक्ट ये है प्रोफेशनल कमिटमेंट ऑफ टीचर्स, तो ऑफकोर्स आपको आपका खुद का क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत बार, तो आप डायरेक्टली ऐसे की ऐसे ये यूज कर सकते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन बनाने की जरूरत भी नहीं होती। सोशियो इकोनॉमिक की और एक आपको दिखा रहा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मेजर करने के लिए आपकी और एक है कालिया और साहू की स्केल। तो ये भी नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन पे अवेलेबल है। मैं साइट दिखा देता हूँ आपको। देयर आर सो मेनी सच स्केल्स हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ऑफ टीचर्स अगर आपको मेजर करना है तो आप क्वेश्चनर क्यों तैयार कर रहे हो ना, ये रेडीली अवेलेबल क्वेश्चनर है, दिस यू कैन एडमिनिस्टर। और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं। सेल्फ एस्टीम मेजर करना है तो ये मैनुअल अवेलेबल है। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब अवेलेबल है। मैं आपको साइट भी दिखा देता हूँ, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन। यहाँ गूगल में आप नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन टाइप कर लेंगे और आप यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाएंगे npcindia.com, और ये होम पेज है और यहाँ से आप इनका कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हो। ये कैटलॉग है, फ्री ऑफ कॉस्ट से डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ है कि इनके पास कौन सी स्केल्स अवेलेबल है, वो पूरी लिस्ट है इसमें। और जहां तक मेरा नॉलेज है, लास्ट टाइम जो मैंने पीडीएफ देखा था, इनका 700 के आसपास कंस्ट्रक्ट पे इनके पास स्केल्स है। तो आप चेक कर लेंगे कि ये 700 में आपके कंस्ट्रक्ट्स है क्या। अगर है तो फिर आप इनको एक मेल कर सकते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, इनको आप मेल कर देंगे। इनके करस्पॉन्डेंसेस बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत स्पीडीली रिप्लाई करते हैं ये आपके करस्पॉन्डेंसेस को। मैंने भी बहुत बार ये स्केल्स यहाँ से मंगाई हुई है। इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह मंगल हम लोग मंगाते रहते हैं हमेशा, क्योंकि मेरे पास कंसल्टेंसी चलती है। तो मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्ट्स को मेजर करने के लिए हमने भी बहुत बार ये
स्केल्स यहाँ से मंगाई हुई हैं, और इवन कोविड में भी इन लोगों ने सर्विसेज दी थी। थोड़ा टाइम लग रहा था डिलीवरी के लिए, पर इनकी सर्विसेज ओपन थी उस वक्त भी। तो ये एक अच्छी साइट है जहाँ से आपको अच्छी खासी स्किल्स मिल जाती हैं। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑल ये सब यहाँ पे है। आप थोड़ा सा ब्राउज कर सकते हैं इसको, एंड इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू जब आप ब्राउज करेंगे इसको। तो स्टैंडर्डाइज स्किल्स के बारे में मैंने ब्रीफली बता दिया आपको। ये देखिए, ये सब स्किल्स है यहाँ पर। सोशल बिहेवियर, टीचिंग इफेक्टिवनेस, देन एंजाइटी है, होम मैनेजमेंट, so many are there, emotional intelligence, then cyber crime awareness, then death anxiety, so many are there। आपको कौन सा कंस्ट्रक्ट मेजर करना है यहाँ से आप ले सकते हो और आप देख सकते हो। सर ये हाँ मैडम, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का है क्या कुछ? क्या चीज? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का है क्या कुछ? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ये मैडम कंस्ट्रक्ट नहीं है। ओके। एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन होता है, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन होता है, ये कंस्ट्रक्ट है। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ये तो सब्जेक्ट हो गया ना मैडम, ईडी। हाँ। इसमें आपको कंस्ट्रक्ट आइडेंटिफाई करने होंगे ना, जैसे इंटेंशन, एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन। मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन पे, एक पेपर पे काम चल रहा है मेरा मेटा एनालिसिस का। तो उसमें हमारा कंस्ट्रक्ट ही वही है, एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, ये कंस्ट्रक्ट्स है मैडम। ओके सर। तो क्या है मैडम, ये जो है ना, ये ट्रेनिंग मुझे लगता है सिनॉप्सिस बनाने से पहले अगर हो जाता है ना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। जैसे आपको सिनॉप्सिस बनाते वक्त ये पता चल गया होता है कि अरे इतनी सारी है, इसमें से आप लेके फिर प्लान कर सकते हो ना आपका टॉपिक, आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो ये थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाता है। पर क्या होता है, हम लोग सिनॉप्सिस में कुछ चीजें लिख लेते हैं जो बाद में फिर उसके ऊपर स्केल अवेलेबल होना या डेवलप करते आना, या फिर जैसे आपने बोला कि कंस्ट्रक्ट कुछ होता है जिसको डिफाइन करना होता है, लिटरेचर से उसको सपोर्ट लेना होता है। तो ये थोड़ी चीजें ऑपरेशनलाइज करना होता है सब्सिक्वेंट स्टेजेस में। आप देख लेंगे एक बार इसमें। हाँ ठीक है सर। लिटरेचर सर्वे करिए मैडम, सभी हाँ। क्वेश्चन का जवाब वहीं पे है। लिटरेचर सर्वे जितना पढ़ोगे उतना आप ग्रो करोगे। और एक मैसेज मैं ये दे रहा हूँ कि अभी ये एक प्रोग्राम से पता तो चल रहा है आपको कि यार बहुत सारी चीजें जो मालूम नहीं है रिसर्च करते वक्त, और ट्रेनिंग आपने लेनी चाहिए थोड़ा सा कंटिन्यूअसली। कम से कम पीएचडी करते वक्त जो 3 साल 5 साल आप पीएचडी कर रहे हो, उसमें से कम 6 महीने आपने अपने आप को ट्रेनिंग के लिए देना चाहिए। विगरस ट्रेनिंग यू मस्ट अंडरगो, सो दैट आइडिया जो है थोड़ा सा फाइन ट्यून हो जाए, और मीनिंगफुली और विद डायरेक्शन वी कैन प्रोसीड। दैट दिस विल हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग मैडम। क्योंकि किताबों में इतना अपडेटेड सब नहीं रहता है ना, और किताब पढ़ के तो इतना ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता, और जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सब तो किताबों में वैसे भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चनर डिजाइनिंग की, जिसमें मैंने स्टेप नंबर 1 बताई थी कि आपको वर्कआउट करना है आपकी डेटा रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपको वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। स्टेप नंबर 2 में मैं ये बता रहा हूँ कि आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि क्या मेजर करना है, बात ये हो रही कि कैसे मेजर करना है। तो इसमें 2 टिप्स मैंने आपको दी। एक, लिटरेचर सपोर्ट लेंगे आप, या फिर दूसरा स्टैंडर्डाइज स्केल्स अवेलेबल है क्या वो चेक कर लेंगे आप। और इवन प्लेन गूगल करने के बाद भी कभी ना कुछ तो मिल जाता है कि जैसे एम्प्लॉय मोरल मेजर करना है आपको, आप जस्ट गूगल को प्ले विद इट कि हाउ टू मेजर एम्प्लॉय मोरल, मैंने जस्ट डाल के देखा था तो सही में मुझे ये सब मिल गया काम का, कि जो मैं सोच रहा था कि कैसे मेजर करूं मैं एम्प्लॉय मोरल को, तो गूगल ने बता दिया ये चीज कि आप इस तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं। फिर टर्नओवर रेट, एब्सेंस रेट, यहाँ से फिर मोरल निकाला जा सकता है। कुछ ना कुछ क्लू तो मिल जाते हैं। देन स्टेप नंबर 3 पे है हम लोग अभी, जहाँ पे हम लोगों को डेवलप करना है इंफॉर्मेशन नीड्स चार्ट। इंफॉर्मेशन नीड चार्ट में आपके ये कुछ कॉलम्स हो सकते हैं, जिसमें पहला कॉलम आपके रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप रिसर्च करते वक्त कौन से सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, जिनको हम कहते हैं आरक्यूज, RQ1, RQ2। सबसे पहले तो ये तैयार करने होंगे, अगर तैयार नहीं किए आपने तो आपको ये तैयार करना होगा कि रिसर्च करते वक्त आप कौन से सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो।
उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव्स कि ये रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव इस सवाल के जवाब को ढूंढने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को रेफर करते हुए आप वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो डिड्यूस कर लेंगे, x1 y1 या फिर आपके x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल आपकी तैयार हो जाएगी, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे लगेगा कि आपको जैसे ये कंस्ट्रक्ट नंबर 1 है सपोज, तो ये कंस्ट्रक्ट मेजर करने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन लगेगी या फिर आपके आइटम्स इंडिकेटर्स कितने कौन से कहाँ से आएंगे, दैट यू नीड टू वर्क आउट। एंड देन सब्सिक्वेंटली यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ये डेटा आपको कौन देगा, यानी आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या होगा। अगर इस कॉलम में टारगेट पॉपुलेशन डिफर हो रही है हर एक आरक्यू के लिए तो समझ जाएंगे क्वेश्चन एक नहीं बनेगा, क्वेश्चन के अलग अलग सेट्स बन सकते हैं। जैसे कुछ एक क्वेश्चनेयर हमारा स्टूडेंट के लिए बन सकता है, दूसरा टीचर्स के लिए बन सकता है शायद। तो दिस इंफॉर्मेशन नीड चार्ट वी कैन प्रिपेयर, और ये बनने के बाद फिर हमारा क्वेश्चनेयर बनाने की एक्सरसाइज जो है ये बड़ी मीनिंगफुल और आसान हो जाती है। सो दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। फर्स्टली concept development, identify your constructs, then prepare a list of attributes or items, indicators you can say, and then decide on the continuum. Continuum है लिकर्ट स्केल आप कौन सी यूज कर रहे हैं, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री कर रहे हैं, नॉट एट ऑल अवेयर, अवेयर टू फुल्ली अवेयर, या फिर हाईली डिससेटिस्फाइड से लेकर हाईली सेटिस्फाइड तक, या वेरी पुअर से लेके एक्सीलेंट तक। आपको ये चेक करना होगा कि आप स्केल कौन सी यूज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को लेके नेबर से लेके रेगुलर ये स्केल होती है फ्रीक्वेंसीज मेजर करने के लिए, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई ना कि हम कौन से स्केल यूज करेंगे, और उसका कॉन्टिनम भी। कॉन्टिनम यानी आपको 5 पॉइंट यूज करनी है, 7 पॉइंट करनी है, या फिर 9 पॉइंट स्केल यूज करनी है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। और इन सब सवालों के जवाब मुझे लगता है लिटरेचर रिव्यूज से मिल जाते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं पानी पी रहा हूँ। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो कंज्यूमर परसेप्शन ये मेरा कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट नंबर 1 C1। ओके, देन मैं एट्रीब्यूट की लिस्ट बनाऊंगा। ये एट्रीब्यूट है कि परसेप्शन कौन से सेंस में मेजर किया जा सकता है, तो प्राइस की तरफ परसेप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की तरफ परसेप्शन, प्राइड इन यूजिंग द प्रोडक्ट की तरफ परसेप्शन। लाइकवाइज आई विल मेक आउट अ लिस्ट, कंपोजिट लिस्ट of all these attributes, then I will convert all these attributes in the form of statements, ये सब statements है। Then I will decide on the continuum, and accordingly I will prepare this particular grid, and this will be considered as my scale। ये स्केल तो डेवलप होगी, बाद में आप एडमिनिस्टर करोगे, और जो डेटा जनरेट होगा उससे फिर हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको 4 वेरिएबल्स के बारे में बता रहा था, 2 बता दिए थे, बाकी 2 अभी कवर कर रहा हूं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो नॉमिनल जैसे मैंने आपको बताया कैटेगोरिकल, या फिर इनको हम MCQ टाइप के क्वेश्चंस कहते हैं। ऑर्डिनल मींस रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस, और इंटरवल ये आपको मालूम है ये नॉन न्यूमेरिक है। ओके, इंटरवल ये जो है ये कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, बिहेवियरल ट्रेड्स मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें जनरली लिकर्ट स्कोर जनरेट होता है, और ये इनडायरेक्टली मेजर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। और रेशियो जो है ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ डेटा नंबर में जनरेट होगा,
यहाँ पे ये मेजर्ड वेरिएबल्स होते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट होता है इसका, these are directly measured। और इसमें डेटा जो आता है वो नंबर और यूनिट के साथ, एक्सप्रेसिंग यूनिट एसोसिएटेड होता है। क्या ना, खास करके रेशो वेरिएबल जो है ये इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी में जनरली मेजर होते हैं, जिसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो और कोई ना कोई इक्विपमेंट, मशीन, एपरेटर्स, गैजेट, तो ये सब यूज करके आप मेजरमेंट ले रहे हो, उसको डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। और जो डेटा आता है वो नंबर में होता है और उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटिंग यूनिट होते हैं। जैसे हम वेट मेजर कर रहे हैं तो वेट आपका नंबर आएगा और उसके साथ कुछ तो भी एक्सप्रेसिंग यूनिट होगा। कि सपोज हम रिस्पोंडेंट का एवरेज वेट मेजर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम लोगों को वेइंग मशीन लेके जानी होगी, और उसके बाद हम वेइंग मशीन पे एक एक करके सबको स्टैंड करने के लिए कहेंगे, और उसमें जो हम लोगों को मशीन में आंकड़े दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके साथ साथ एक यूनिट भी होगा इन टर्म्स ऑफ केजी या फिर पाउंड्स। वैसे आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मामीटर लगेगा, यानी मशीन लगेगी आपको। उसके साथ साथ आपका मेजरमेंट में एक नंबर आएगा, वो फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाएगा। यानी रेशो में क्या हो रहा है, नंबर भी आ रहा है और यूनिट भी आ रहा है, और इसको मेजर करने के लिए हम जनरली कोई ना कोई मशीन, एपरेटर्स, गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, सो इंटरवल जो मैं बात कर रहा था, ये कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट की बात होती है जहां पे स्कोर्स आते हैं 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ गाइडलाइंस शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन डिजाइनिंग के सेंस में। सो फर्स्टली वी विल हैव टू develop our question bank by conducting literature review। और आप क्वेश्चन बैंक कहाँ से तैयार करेंगे, तो एक मैंने लिटरेचर सपोर्ट पता है। जैसे आपके जो पेपर्स होते हैं उसमें कंस्ट्रक्ट्स मेजर करने के लिए आपके पास इंडिकेटर्स है। एटीट्यूड मेजर करने के लिए पेपर नंबर 1 ने शायद 4 इंडिकेटर्स यूज किए हैं, हो सकता है पेपर नंबर 2 ने 6 इंडिकेटर्स यूज किए हैं। यानी क्या, अभी एटीट्यूड आप भी मेजर कर रहे हो तो आपको इसका बैंक तैयार करना होगा कि पेपर नंबर 1 में ये 4, पेपर नंबर 2 में ये 6, पेपर नंबर 3 में और कुछ हो सकता है, शायद 2 या 3। तो ये पूरा एक बैंक तैयार करना होगा हम लोगों को कि एटीट्यूड इससे पहले मेजर कैसे किया गया है और कौन से इंडिकेटर्स इससे पहले यूज किए गए हैं विद अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, ये ऑनलाइन शॉपिंग का ही मेजरमेंट बाकी लोगों ने जो किया है प्रीवियस ऑथर्स ने, वो मेजर करने के लिए उन्होंने क्या इंडिकेटर्स और आइटम्स यूज किए हैं उसका एक बैंक तैयार हो जाएगा हमारा। उसके साथ साथ आप शोध गंगा पे विजिट कर सकते हो। शोध गंगा में कंप्लीट थेसिस होते हैं और वहां पे आपको मालूम है कि थेसिस के एंड में अनेक्शर में क्वेश्चनर अटैच्ड होते हैं, तो वो क्वेश्चनर भी आप आसानी से रेफर कर सकते हो और वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज हम लोगों को मिल जाते हैं क्वेश्चनर डिजाइनिंग को लेके। और आपको आप वहां से क्लू ले सकते हो, और जहां जहां से आप आइडिया बोरो कर रहे हो उनको साइटेशन देना कंपलसरी है, एंड यू मस्ट साइट देम। हाँ, but you can identify the questions, the nature of question, the type of question, then the items, indicators used, the continuum used, all these ideas you can always borrow with due citation। Then we'll proceed further। गूगल सर्चिंग मैंने बता दिया था। देन वी विल प्रिपेयर अ लेआउट कि आपका क्वेश्चनियर एक एमएस वर्ड के ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम लोग ये हेडिंग्स दे देंगे। पहले प्रोफाइल क्वेश्चंस, फिर सेक्शन 1 यानी आपका कंस्ट्रक्ट नंबर 1 हो सकता है यहाँ पे, इफ सपोज कंज्यूमर एटीट्यूड, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कंस्ट्रक्ट 3, सेक्शन 4 कंस्ट्रक्ट 4, लाइकवाइज। ओके, एंड देन वी विल व्हाट विल वी डू, हमने जो क्वेश्चन बैंक बनाई है जैसे एटीट्यूड का है, यहाँ पे हम एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर हम एक टेबल बना लेंगे एटीट्यूड को मेजर करने के लिए, और वहां पे जो क्वेश्चन बैंक है हमारी, ये हमारे स्टेटमेंट्स है। ओके, और ये है हमारा कॉन्टिन्यूम, एसटी, डी, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। और वो क्वेश्चन बैंक में से फिर आपको जो सही लग रहे हैं, अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, रिलीवेंट लग रहा है आपके स्टडी से, वो एक एक स्टेटमेंट आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ इसका साइटेशन दे देंगे आप।
कि ये स्टेटमेंट आपने कौन से पेपर से लिया है, ये कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है. This you can always do. Okay. So we need to prepare this layout, and then accordingly, after referring to our question bank, we will keep on transferring our appropriate or selected statements from the question bank to our questionnaire one by one with due citation, of course. This is your questionnaire, and this is your question bank that you have developed. And then we will arrange all these statements in a proper logical order. Then we are on to guideline number 4, जहां पे हम बात करेंगे selection of appropriate type of question. तो हम लोग जो क्वेश्चनर में क्वेश्चंस पूछते हैं उसके दो ब्रॉड टाइप्स होते हैं. एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. ये मैं समझा देता हूँ. ओपन एंडेड का मतलब है कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जिसको कहते हैं. यू आर आस्किंग क्वेश्चंस विदाउट प्रोवाइडिंग एनी चॉइसेस टू द रिस्पॉन्डेंट, कि जहाँ पे टिक मार्क करने के लिए कोई स्कोप नहीं है. आपने क्वेश्चन पूछा और रिस्पॉन्डेंट उसका जवाब लिख रहा है. जैसे व्हाट इज योर नेम, तो इसमें कोई चॉइसेस नहीं है ना, आपने जगह छोड़ दी है और रिस्पॉन्डेंट अपना नाम वहां पे लिखेगा. ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है ये दो प्रकार के होते हैं. एक होता है ओपन एंडेड न्यूमेरिक और दूसरा होता है ओपन एंडेड टेक्स्ट. ओपन एंडेड टेक्स्ट, ये 3 एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं. जैसे आप पूछ रहे हो कि विच इज योर फेवरेट टीवी सीरियल, और आपने यहाँ पे जगह छोड़ दी है और यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट उसका फेवरेट टीवी सीरियल लिखेगा. यू सपोज केबीसी, कौन बनेगा? करोड़पति. ठीक है. या फिर कोई बोलेगा कि कपिल शर्मा शो. लाइकवाइज आई लाइक नेस्कैफे बिकॉज, यहाँ पे रेस्पोंडेंट फिर आंसर लिखेगा इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट. हिज ओपिनियन ही विल एक्सप्रेस. आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कार्स आर, देन यहाँ पे आपने जगह छोड़ दी है. तो दिस इज योर ओपन एंडेड टेक्स्ट क्वेश्चन. पर ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछने चाहिए क्योंकि इसका एनालिसिस होता नहीं है, ठीक से नहीं होता है. रादर होता है, इसके कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, और उसका अवेयरनेस इतना नहीं है और उसको उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत कम होते हैं. तो ऑफ कोर्स यू विल वंडर कि what to do with the data that you have generated using open text. So instead of landing in such kind of troubles, so try to avoid incorporating such kind of questions in your questionnaire. Second is your open-ended numeric questions, कि जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपने, चॉइसेस नहीं दी है, पर यहाँ पे आपका डेटा नंबर में आएगा. ओके. व्हाट इज योर एज आपने डायरेक्टली पूछ लिया और यहाँ पे आप जगह छोड़ रहे हो, तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट लिखेगा उसका एज क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. व्हाट इज योर मंथली नेट सैलरी सपोज, तो आपने यहाँ जगह छोड़ दिया, तो रेस्पोंडेंट विल आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यहाँ आपने जगह छोड़ी है, जवाब जो है वो नंबर में आएगा. हाउ मच अमाउंट यू सेव इन अ मंथ, यहाँ पे आपने जगह छोड़ी है, यहाँ पे वो अमाउंट लिखेगा कि मैं महीने के 15,000 बचा लेता हूँ, सेविंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ. सो सच क्वेश्चंस आर ऑफ कोर्स, अभी आपको भी पता चल रहा होगा कि ये सब रेशो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे डेटा नंबर्स में आ रहा है, और आपको भी मालूम है डेटा नंबर में है तो इसका एनालिसिस आप कुछ भी जो भी स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल है वो सब आप न्यूमेरिक डेटा पे कर सकते हो. तो ऐसे क्वेश्चंस अगर बना सकते हो तो नथिंग लाइक इट. पर ऑफ कोर्स आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके हाइपोथेसिस में ऐसा कुछ आपने लिखा है क्या कि जहाँ पे आप कुछ वेरिएबल्स को ओपन एंडेड न्यूमेरिक क्वेश्चन के फॉर्म में आपके क्वेश्चनर में इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं. देन वी आर ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड का मतलब है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और नीचे चॉइसेस दे रहे हो आप. ठीक है. और रेस्पोंडेंट जो है वो टिक मार्क करेगा अप्रोप्रिएट चॉइसेस को. इसमें 4 कैटेगरीज है. एक है डाइकोटोमस क्वेश्चन, दूसरा है मल्टीपल रेस्पॉन्सेज जिसको हम एमसीक्यूज कहते हैं, तीसरा है चेकलिस्ट क्वेश्चन और चौथा होता है स्केल क्वेश्चंस. तो एक एक करके मैं कुछ एग्जांपल्स देके समझा देता हूँ. पहले है डाइकोटोमस क्वेश्चंस. डाइकोटोमस का मतलब है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और 2 चॉइसेस दे रहे हो और 2 में से किसी एक पे आपका रेस्पोंडेंट टिक मार्क करेगा. जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है आर यू डायबिटिक, यस और नो, तो एक क्वेश्चन है, 2 चॉइसेस प्रोवाइड किए गए हैं और रेस्पोंडेंट 2 में से किसी एक पे जो अप्रोप्रिएट चॉइस है उस पे टिक मार्क करेगा. देन व्हाट पेट्रोल डू यू यूज इन योर कार, नॉर्मल या फिर प्रीमियम,
तो यहाँ पे वो जो भी फिलअप करता होगा रेगुलर बेसिस पे उस पर टिक मार्क करेगा। इवन व्हाट इज योर जेंडर, आपने दो ऑप्शंस दे दिए ना, मेल और फीमेल। ऑप्शन ए इज मेल एंड ऑप्शन बी इज फीमेल, तो दो में से किसी एक पे अप्रोप्रिएट चॉइस पे वो टिक मार्क कर लेगा। सच क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड एज योर डाइकोटोमस क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देन देयर आर एमसीक्यूज, और आपको ही मालूम है एमसीक्यू में आप क्वेश्चन पूछते हो, मल्टीपल चॉइसेस देते हो। ट्रेडिशनली 4 चॉइसेस दी जाती है, 4 या 5, और उसमें से किसी एक अप्रोप्रिएट चॉइस पे आपका रेस्पोंडेंट टिक मार्क कर लेगा। ओके, so these are pretty common forms of questions, you can say the MCQ type. Then we have got checklist questions. इसमें भी ये मल्टीपल चॉइस जैसे ही होता है, पर यहाँ पे आपका रेस्पोंडेंट जो चॉइसेस दी है, एक से ज्यादा चॉइसेस को टिक मार्क कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आप कौन से प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, ये आप आपके रेस्पोंडेंट को पूछ रहे हो, और आपने प्रोडक्ट कैटेगरीज प्रोवाइड की गई है कि कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज, बुक्स, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्लोथिंग, हाउस होल्ड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ग्रोसरी वगैरह वगैरह। और आपका रेस्पोंडेंट हो सकता है कि इसमें से एक से ज्यादा को टिक मार्क करे, कि वो बोल रहा है कि मैं एक्सेसरीज भी परचेस करता हूँ, बुक्स भी परचेस करता हूँ, और हाउस होल्ड गुड भी परचेस करता हूँ। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड एज योर चेकलिस्ट क्वेश्चन। और एक एग्जांपल देते हैं जिससे शायद समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को लेके आपका कुछ सर्वे चल रहा है, और आप पूछ रहे हैं कि आप हर महीने में कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो, और आपने इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो है या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड किए हैं। जैसे इफ सपोज पहला है पोस्ट ऑफिस स्कीम, दूसरा है इफ सपोज बैंक की स्कीम्स, एफडीआरडी, बैंक फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तीसरा है म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, या फिर डायरेक्ट शेयर मार्केट, या फिर पांचवा ऑप्शन आपने दिया है गोल्ड। नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया है आपने रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। ऐसे और भी एवेन्यूज हो सकते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमोडिटीज वगैरह वगैरह, ये आप प्रोवाइड कर रहे हो। और हो सकता है कि आपका रेस्पोंडेंट जो है वो एक से ज्यादा टिक मार्क कर ले, कि वो बोल रहा है कि मैं मंथली एसआईपीज भी करता हूँ और मैं बैंक एफडीआरडी में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो एक से ज्यादा टिक मार्क्स उसने किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को चेकलिस्ट क्वेश्चन कहा जाता है, ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और खास करके आपके ऑब्जेक्टिव्स में प्रेफरेंसेस ऐसा कुछ आप मेजर कर रहे हो, तो चेकलिस्ट क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं। और इसको एनालिसिस करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। इसमें करस्पॉन्डेंस एनालिसिस सीए एंड एमसीए परफॉर्म करते हैं। करस्पॉन्डेंस एनालिसिस एंड मल्टीपल करस्पॉन्डेंस एनालिसिस, ऐसे क्वेश्चंस पे परफॉर्म किया जाता है एनालिसिस करते वक्त। तो यू नीड टू एंश्योर कि आपको मेजर क्या करना है, कौन से सेंस में करना है, और आपको एनालिसिस क्या यूज करना है, उस हिसाब से फिर हम क्वेश्चंस का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके स्केल्स। चेकलिस्ट हो गया हमारा, इसके बाद आती है स्केल्स। तो स्केल्स अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कुछ रेटिंग स्केल्स होती है, कुछ रैंकिंग स्केल्स होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आइटमाइज रेटिंग स्केल यानी लिकर्ट स्केल की भी बात कर रहे थे, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ स्केल्स के। अलग अलग प्रकार की स्केल्स होती है, यू नीड टू टेक अ कॉल। जैसे ये रेटिंग स्केल है 1 to 10 वाली, वेरी बैड टू वेरी गुड। ये कुछ है आपके ग्रिड टाइप का, इसको आइटमाइज रेटिंग स्केल कहते हैं, इसको लिकर्ट भी कहते हैं हम लोग, लिकर्ट, या फिर इनको आइटमाइज्ड रेटिंग कहते हैं। हर एक आइटम का रेटिंग, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। ये है आपका बाइपोलर स्केल कहते हैं इसको, जिसमें दो एंड पे आपने एट्रीब्यूट्स दिए हैं, और यहाँ पे आपकी ये क्वांटिनम है 1 to 5। ये 1 stands for very unexciting to 5 stands for very exciting. So over here what we are measuring? Experience at a particular resort, water park. Okay, ये आप मेजर कर रहे हैं।
So these are all the attributes that you are wishing to measure, and then you have identified the two extreme poles which are bipolar, and then you have decided on the continuum. Then this is paired comparison scale. We are providing with two choices to the respondent and asking him to mark any one out of the two, which is most preferred one. तो आप शॉपिंग करते वक्त Amazon से परचेस करना पसंद करते हैं या eBay से? तो वो राइट सपोज Amazon. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आप eBay प्रेफर करते हो या Yahoo? इफ सपोज Yahoo. फिर आप देख रहे हो तीसरा ऑप्शन कि Bids.com या फिर eBay. तो फिर यहाँ पे वो बोल रहा है कि eBay, और फिर आप पूछ रहे हो कि eBay या फिर YouBid, तो बोल रहा है eBay. तो इनको हम कहते हैं पेयर्ड कंपैरिजन, जो मैंने रियल लाइफ में देखा तो नहीं है कहीं रिसर्च स्कॉलर्स के सेंस में. उसके बाद डोंट्स ऑफ क्वेश्चनर डिजाइनिंग. सो ट्राई टू अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस. लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन में ही क्लू दे रहे हैं कि नीचे चॉइसेस दिए गए हैं, उसमें से ये तीन में से किसी एक चॉइस को ही आप टिक मार्क करें, बिकॉज आई वांट या आई डिजायर दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स ओनली. आप क्वेश्चन दे सकते हैं, डू यू थिंक द वर्किंग मदर शुड बाय रेडी टू ईट फूड व्हेन दैट माइट कंटेन सम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स? तो कौन सी मम्मी हाँ बोलेगी ना. तो ओवर हियर इट इज इम्प्लाइड दैट कि आप क्लू दे रहे हो कि नो पे मार्क करिए. देन ट्राई टू अवॉइड लोडेड क्वेश्चंस एज वेल. लोडेड का मतलब होता है कुछ सेंसिटिव इश्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो ऑफेंडिंग लग सकते हैं रेस्पोंडेंट को, जैसे डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक, ये कुछ ऑफेंडिंग, या फिर डू यू स्पीट एट पब्लिक प्लेसेस, ईटिंग खर्राज एंड ऑल. तो ऐसे थोड़े से ऑफेंडिंग से लगते हैं. आपने शादी करते वक्त डाउरी ली थी क्या, या फिर आपने एबॉर्शन किया है क्या, ऐसे ऑफेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं. तो ये वी शुड नॉट डायरेक्टली आस्क सच काइंड ऑफ ऑफेंडिंग क्वेश्चंस व्हिच आर टिपिकली कंसीडर्ड एज लोडेड क्वेश्चंस. Then try to avoid double-barreled questions as well. Double-barreled means you are trying to address several issues in one question. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्लीज रेट द लेक्चर इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स एंड प्रेजेंटेशन. ओके, और यहाँ पे आप बोल रहे हो 1 to 5 में आप रेट करने के लिए बोल रहे हो, पर इसमें क्या है, दो इश्यूज है ना. एक कंटेंट कैसे थे प्रेजेंटेशन के, लेक्चर के, और प्रेजेंटेशन के साथ पीपीटी की क्वालिटी कैसी थी. तो 1 to 5 में अगर आप मेजर करोगे तो ये दोनों का रेटिंग हो जाएगा. तो दैट वे विल हैव टू स्प्लिट इट ना. कंटेंट के लिए रेटिंग शायद कुछ और हो सकता है और प्रेजेंटेशन के लिए कुछ और हो सकता है. तो we could avoid such kind of double-barreled questions which are addressing several issues in only one question. So this is the summary. अभी जो हमने क्वेश्चन डिजाइनिंग के सेंस में देखा, try to identify your variables and constructs first, then decide on how to measure the constructs and variables, then try to prepare information need chart, then decide on the types of questions, then prepare layout view of your questionnaire, and then get it professionally examined. So this is how we generally go for designing our questionnaire. So this is all from my side regarding designing questionnaire. If you are having any queries regarding this particular session, first session, you may unmute yourself and you may clarify your queries. अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर एक ब्रेक लेते हैं और एक 10 मिनट के बाद कंटिन्यू करेंगे रिलायबिलिटी वैलिडिटी. यस, कुछ क्वेश्चंस है? नो सर. ठीक है, फिर एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर रिलायबिलिटी वैलिडिटी का पार्ट डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद.